Welcome to Urology Unplugged. We have a special guest, Dr. Ved Bhaskar, a highly skilled urologist with 15 years of experience, including advanced training in robotic and laparoscopic surgery. Dr. Bhaskar holds an MCH in urology and kidney transplant from King George Medical College, Lucknow, and he has completed his fellowship in robotic and kidney transplant from prestigious Medanta, Gurgaon. Dr. Bhaskar is a member of Urological Society of India and Urological Association of Uttar Pradesh and Uttarakhand. He is currently working as a consultant in Department of Urology, Robotic and Kidney Transplant in Apollo Medics Hospital, Lucknow. Welcome, Dr. Bhaskar. Thank you, ma'am. I'm really excited to be a part of this conversation, and I'd like to enlighten my listeners and viewers about the latest advancement in surgical techniques, including robotic surgery and its application in urology. Thank you. Doctor, let's start with the basics. Doctor, robotic surgery exactly क्या है और ये ट्रेडिशनल सर्जिकल मेथड से कैसे अलग है? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आपने पहले ही पूछ लिया है, बिकॉज अक्सर लोग में ये क्वेश्चन आती है कि रोबोट है क्या और क्या ये रोबोट पूरा सर्जरी करता है या इसमें सर्जन का क्या रोल है। तो ये एक अहम सवाल है जो इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है लोगों को। तो मैं बताना चाहूंगा कि रोबोट एक मशीन है जिसमें दो पार्ट होते हैं। एक होता है सर्जन कंसोल, दूसरा होता है पेशेंट्स कार्ट। जो पेशेंट्स कार्ट होता है, जो पेशेंट के साइड में जो पार्ट जाता है, उसमें रोबोटिक आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर छोटे छेद के माध्यम से हम अंदर डाल देते हैं। और पेशेंट सर्जन कंसोल में डॉक्टर जो सर्जन ट्रेंड सर्जन होता है रोबोटिक सर्जरी के लिए, वो वहां बैठ के उनके सामने 3D मॉनिटर होता है जिसमें कि पेशेंट की एनाटॉमी बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है मैग्नीफाइड व्यू में, और उसको वहां पे देख के जिस तरह से वो हैंड मूवमेंट करते हैं अंदर में, उस सेम मूवमेंट को मशीन रेप्लिकेट करती है पेशेंट की बॉडी के अंदर, और इस तरह से हमें ज्यादा प्रिसीजन से और ज्यादा अच्छे से हम उस चीज को परफॉर्म कर पाते हैं उस सर्जरी को कंपेयर टू ओपन सर्जरी। तो यानी कि ये ट्रेडिशनल सर्जिकल मेथड से ज्यादा बेटर है। हाँ जी, अगर आप पूछेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या है तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज मैं ये कहना चाहूंगा, बिकॉज इसमें प्रिसीजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है सर्जरी की, बिकॉज हम एक मैग्नीफाइड व्यू में 3D व्यू में सब चीजों को देख पा रहे हैं जो हम नॉर्मल आंखों से कई बार नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर, आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल सर्जिकल मेथड्स के कंपैरिजन में रोबोटिक सर्जरी के क्या बेनिफिट्स हैं? हाँ जी, इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। पहला, जैसे जो इसका प्रिसीजन है, जो एक्यूरेसी है, वो कहीं ज्यादा है कंपेयर टू ओपन सर्जरी, बिकॉज कई बार हम बहुत जैसे पेल्विस जैसे हम न्यूरोलॉजिस्ट एज ए न्यूरोलॉजिस्ट पेल्विस में बहुत सारा काम करते हैं, ब्लैडर, प्रोस्टेट, सब पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं जो काफी डीप होते हैं बॉडी में। तो इतनी डीप में जाके ओपन सर्जरी करना कई बार मुश्किल आती है, और रोबोट से उन चीजों को हम बहुत आसानी से देख पाते हैं और वहां तक इजिली पहुंच पाते हैं। तो सर्जरी की एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ कैंसर, जहां पे एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां जो हम क्या टिश्यू निकाल रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, उसमें काफी कुछ डिटरमाइन करते हैं पेशेंट का फ्यूचर कैसा रहेगा, उसका प्रोग्रेस कैसा रहेगा बीमारी का, कैंसर का। तो इन चीजों में इसके स्पेशल देखा गया है एडवांटेज। और सेकंड चीज, जो सर्जन को जो विजन होता है वो काफी क्लियर होता है, 3D विजन होता है। अंदर में आपके पास जो आप पेशेंट को पोस्ट ऑफ पेन होता है वो बहुत कम होता है, बिकॉज हम बहुत छोटे छोटे छेद से अंदर पेशेंट अंदर बस 3-4 इंस्ट्रूमेंट लेकर जा रहे हैं। तो जो सर्जिकल मोबिलिटी होती है, अगर आप बड़ा इंसिजन लगाएंगे, बड़ा सा ऑपरेशन करेंगे, तो पेशेंट को बहुत टाइम लगता है हॉस्पिटल में रिकवरी में, पेन की वजह से कई बार इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। इस रोबोट केस में आपके जो सर्जिकल जो आपका स्टे है हॉस्पिटल में वो काफी कम हो जाता है, आपका जो रिकवरी है बहुत फास्ट हो जाती है, पेशेंट जल्दी से जल्दी घर जा सकता है, जल्दी से जल्दी काम पे जा सकता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है पेशेंट की। तो कई सारे एडवांटेज जो हम रोबोट से, पोस्ट सर्जिकल हिंड्रेंसेस होते हैं, आप उनसे वो काफी कम हो जाता है यूज ऑफ द रोबोट। सो एंड जैसे मैं बोला कि स्पेशली कैंसर केसेस में जहां प्रिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे इसका बहुत अच्छा रोल है। डॉक्टर, हमें बताएं कि ऐसे कौन से कॉमन यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी से ट्रीट हो सकते हैं? वैसे तो मैम हम कोई भी सर्जरी रोबोट से कर सकते हैं जो हम ओपन या लैप्रोस्कोपिक तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ सर्जरीज में रोबोट के स्पेशल एडवांटेजेस हैं। स्पेशली लाइक दो सर्जरी यूरोलॉजी में ऐसी है जिसमें हम ये प्रूव हो चुका है कि रोबोट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट। पहला है रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, जहां पे हम प्रोस्टेट कैंसर के लिए पूरी प्रोस्टेट को बाहर करते हैं रोबोट के द्वारा। सेकंड है रोबोटिक पार्शियल नेफ्रेक्टमी, जहां पे
किडनी कैंसर जिसमें कि कैंसर लिमिटेड है किडनी के पार्ट को, उसमें हम उस पार्ट को निकाल के बाकी किडनी को बता सकते हैं। इन दोनों जगह पे रोबोटिक के एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन को देखते हुए इनको गोल्ड स्टैंडर्ड प्रूव कर दिया गया है। बाकी भी जो सर्जरीज होती है, जैसे ब्लैडर की सर्जरी होगी, ब्लैडर कैंसर के लिए पूरी ब्लैडर निकाली जाती है एंड डाइवर्जन बनाया जाता है, या फिर सर्जरीज लाइक वीवीएफ रिपेयर, यूट्रिक इम्प्लांट जो पेल्विस में अंदर जाके करनी होती है जहां पे नॉर्मली पहुंचना मुश्किल होता है, या फिर कभी कभी बहुत बड़े प्रोस्टेट ग्लैंड जो बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड भी होते हैं, अगर बड़े हो जाते हैं और उसको अगर दूरबीन से करना मुश्किल है तो वो भी रोबोट से कर सकते हैं। तो कई सारे इंडिकेशन है इसके, बट देन ऐसे मैंने बताया कि कैंसर केसेस में स्पेशली इनका ज्यादा रोल है। डॉक्टर हमें बताएं कि किस तरह से आप रोबोटिक सर्जरी के लिए पेशेंट सेलेक्ट करते हैं और किस तरह के प्रिपरेशंस उसमें इन्वॉल्व होते हैं। पेशेंट सिलेक्शन जैसे मैंने बताया है कि जो जिन पेशेंट की कॉम्प्लेक्स कंडीशंस है, स्पेशली कैंसर की बीमारी है और जहां पे हमें एक्यूरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहां पे हम पेशेंट को रोबोटिक के लिए इंकरेज करते हैं। बाकी जो पेशेंट का जो प्री और प्रिपरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होता है जो हम ओपन या लैब के केस में करते हैं। पेशेंट के पहले ये चेक करना होता है कि उसके कार्डिक स्टेटस कैसा है, वो ऑपरेशन के फिट भी है कि नहीं, बिकॉज ये सारे ऑपरेशन जो होते हैं पूरी तरह से बेहोशी में किए जाते हैं, तो पेशेंट शुड बी फिट फॉर जनरल एनेस्थीसिया, अदरवाइज हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो उसे कार्डिक फिटनेस देखते हैं, ईसीजी को करा के कार्डिक फिटनेस लिया जाता है। इसके बाद उसको बेसिक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं। उसके बाद पेशेंट्स का जो कुछ अगर वो मेडिसिन खा रहे हैं, ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, उसको रोकना पड़ता है टाइम से। एंड अगर शुगर है, बीपी के पेशेंट है, तो उनको देखना होता है वो पूरी तरह कंट्रोल्ड है कि नहीं है। तो सब चीज ऑप्टिमाइज करके ही हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि कोई अगर फिट इंसान है और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको रोबोटिक सर्जरी के लिए डेफिनेटली इसमें हम ये कहेंगे कि एज बहुत मैटर नहीं करती है, क्योंकि 70 इयर्स का भी 80 इयर्स का भी कोई इंसान है और जो फिट है वो सर्जरी करा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर क्या भविष्य दिखता है आपको रोबोटिक सर्जरी का, कहां तक जाएगी और किस तरह के एडवांसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रोबोटिक सर्जरी से? मैम जो फ्यूचर है वो रोबोटिक्स का ही है, क्योंकि रोबोट इस समय इज कमिंग इन अ बिग वे, है ना। वो कॉस्ट फैक्टर है नो डाउट, बट देन जिस तरह से रोबोट अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी आना शुरू हो गया है, एंड अभी इस टाइम हम ये भी देख रहे हैं, पहले हमारे पास सिर्फ एक रोबोट हुआ करता था एंड इट वाज वेरी वेरी कॉस्टली, जो डाविंची का सिस्टम था। लेकिन इस समय कई सारी कंपनीज रोबोट बना रही हैं एंड हमारा इंडिया की खुद की भी एक रोबोट प्रोडक्शन शुरू हो गई है इंडिया में, एंड वो काफी उसके जो रेट्स है वो काफी कम भी है, इसलिए वो रोबोट अभी सारे जो टायर 2 टायर 3 जहां लोग पहले बाहर जाया करते थे सर्जरी कराने के लिए, वो उनके शहर में भी उपलब्ध होना शुरू हो गया है। तो बिकॉज ऑफ द वाइड अवेलेबिलिटी, एक तो इसकी जो वो सर्जिकल वो बढ़ने वाली है डिमांड। सेकंड चीज ये है कि जो इसमें जो एडवांसमेंट है, जैसे आप सुन रहे होंगे आजकल एआई हर जगह पे बहुत आ गया है, चाहे वो आईफोन हो गया या फिर वो गूगल हो गया, हर जगह एआई इंटीग्रेट हो गया है। तो एआई कहीं ना कहीं अभी रोबोटिक्स में इंटीग्रेट होने की बात चल रही है, और जब एआई इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा तो हमें रियल टाइम फीडबैक दिया करेगा ड्यूरिंग सर्जरी कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है, हमें इसमें कुछ चेंज करना चाहिए अपने मूवमेंट को। तो वो एक हमें एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी जब एआई इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। जो आप एक्यूरेसी की बात कर रहे थे वो और ज्यादा बढ़ जाएगी डेफिनेटली। उसके बाद आजकल एक नई कॉन्सेप्ट शुरू हुई है, उसको बोलते हैं टेली सर्जरी। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया रोबोट के 2 पार्ट होते हैं, एक सर्जन कंसोल, एक पेशेंट कार्ड। तो सर्जन किसी भी जगह बैठ के पेशेंट कार्ड को ऑपरेट कर सकता है यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स। और रिसेंटली दिल्ली में एक ऐसा केस भी हुआ था जब सर्जन दूसरे हॉस्पिटल में था और पेशेंट दूसरे हॉस्पिटल में था और वहां ऑपरेशन किया गया रोबोट द्वारा। तो ये भी अब फ्यूचर में पॉसिबिलिटी होगी कि पेशेंट किसी और शहर में है, डॉक्टर किसी और शहर में भी हो सकता है, आगे जाके वो भी हम देखें कि पेशेंट ऑपरेट कर सकते हैं फ्यूचर में। एंड नो डाउट बिकॉज ऑफ द एंड जैसे जैसे वो स्प्रेड होगा वैसे कॉस्ट में भी कमी आएगी, एंड आई थिंक फ्यूचर बहुत अच्छा है रोबोटिक्स का। तो फिर काफी एडवांस जाने वाला है डेफिनेटली। डॉक्टर कुछ मिथ्स हैं जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगी। ऐसा कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी इज फुली ऑटोनोमस, इज इट राइट? नो मैम, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको काफी क्लैरिटी से कि रोबोट जो होता है वो सर्जन के कमांड पे ही चलता है, उसका खुद का कोई ब्रेन नहीं है, इसलिए ऑटोनोमस बिल्कुल भी नहीं है। जो ट्रेन सर्जन जिस तरह से मूवमेंट करना चाहता है, रोबोट सेम चीज रेप्लिकेट करता है पेशेंट के बॉडी के अंदर। ओके डॉक्टर, एक और मिथ है जो आपसे क्लियर करना चाहूंगी। मैंने सुना है कि रोबोटिक सर्जरी जो है वो काफी एक्सपेंसिव होती है ट्रेडिशनल सर्जिकल मेथड के कंपैरिजन में, क्या ये सही है? मैम कुछ हद तक ये बात सही है कि इनिशियल कॉस्ट जो लगता है सर्जरी के दौरान दैट इज मच हायर देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल एक सर्जरी हम जो ओपन या लैब में करते हैं। इसका रीजन ये है कि जो रोबोट है इट कम्स एट अ कॉस्ट। जो अभी जो लेटेस्ट रोबोट जो चल रहा है उसकी कॉस्ट 18 करोड़ रुपीज है। तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट उसके अंदर में है और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उसका भी कॉस्ट अराउंड 1 लाख पर केस आता है। तो कॉस्ट बिकॉज वो एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें कि कॉस्ट तो साथ में है, लेकिन जो उसका एडवांटेजेस हैं उसको उसके वजह से पेशेंट जो जल्दी रिकवरी होती है, पेशेंट जल्दी से ही कैन गो टू वर्क, पेशेंट जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दोस एडवांटेजेस ओवरऑल आप कॉस्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो उतना नहीं आएगा जितना हमें इनिशियल लगता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एंड सीइंग द एडवांटेजेस ऑफ द पेशेंट,
अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो नथिंग लाइक इट, पेशेंट शुड गो फॉर रोबोटिक सर्जरी। यानी कि बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं उससे अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा कुछ कॉस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज इन द लॉन्ग टर्म हम सिर्फ इनिशियल कॉस्ट देख रहे हैं कि हमें कितना खर्चा लगा, बट अब ये देखो कि हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। अगर हमने अगर हम 10 दिन सर्जरी के बाद हमें रेस्ट करना पड़ता, हमने 2 दिन में अपना काम शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे हो सकता है कि वो आपको बल्कि सस्ता ही लगेगा ओवरऑल देखने में। डॉक्टर, एक और मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगी, रोबोटिक सर्जरी जो है वो सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए ही, सिंपल सर्जरीज के लिए ही सेफ है? नहीं मैम, इसका उल्टा है। रोबोटिक सर्जरी जितने ज्यादा कॉम्प्लेक्स केस होगा उतना ज्यादा आपके लिए एडवांटेजियस है, बिकॉज सिंपल सर्जरी तो हम बाकी तरीके से भी कर लेते हैं, लेकिन जहाँ चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं वहां पे रोबोट हमें एक्स्ट्रा प्रिसीजन से, एक्स्ट्रा एक्यूरेसी से हमें काफी हेल्प करते हैं चीजों को आसानी से कर पाने में। तो ये तो पूरी तरह समझते हैं कि रोबोट सर्जरी सिंपल नहीं है, इनफैक्ट रोबोट सर्जरी डिफिकल्ट केसेस के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। तो इस मिथ के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे लोग कहते हैं कि ट्रेडिशनल सर्जरी ज्यादा सेफ है इन कंपैरिजन टू रोबोटिक सर्जरी। नहीं मैम, इट हैज बीन प्रूव्ड, बिकॉज रोबोट बिल्कुल नया नहीं है, इंडिया में थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, बट इट हैज बीन लाइक मोर देन 15-20 इयर्स नाउ जो रोबोट मार्केट में है, एंड ये ऑलरेडी कई सारे स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि रोबोट किसी भी तरीके से कम सेफ नहीं है कंपेयर टू ट्रेडिशनल सर्जरी। डॉक्टर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक मिथ है कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो सिर्फ अर्बन हॉस्पिटल्स में ही अवेलेबल है। हाँ मैम, दिस यूज्ड टू बी ट्रू टिल अ फ्यू इयर्स अगो, जब मैंने बताया कि हाँ जब रोबोट बहुत कॉस्टली था एंड एक ही रोबोट आया करता था, तो ये सिर्फ मेट्रोज में अवेलेबल था एंड एवरीबॉडी हैज टू ट्रैवल टू मेट्रो टू गेट देयर सर्जरी डन। बट अभी जैसे कि कई सारे रोबोट मार्केट में आना शुरू हुए हैं, इंडिया में बताया इंडियन मेक रोबोट भी आ गए हैं, उनके कॉस्ट भी कम हुए हैं, प्लस अवेयरनेस बढ़ी लोगों में, लोग चाहते हैं कि हाँ रोबोट से सर्जरी करना चाहते हैं। तो इवन अब टायर 2 टायर 3 सिटीज हॉस्पिटल भी अब रोबोट्स को परचेज कर रहे हैं, और रिसेंटली लखनऊ में भी अभी कई सारे रोबोट्स आ गए हैं। तो हमारे अपने शहर में भी आप देखने को आ रहा है कि हाँ कई सारे रोबोट्स अवेलेबल हैं सारे कॉर्पोरेट सेंटर्स में, गवर्नमेंट एचजीपीजीआई में। तो इसके वजह से अब रोबोटिक सर्जरी हर आदमी के लिए भी पॉसिबल है कि अपने शहर में रह के भी वो करा सकता है, कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है उसको इस चीज के लिए। डॉक्टर, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग विद अस इन यूरोलॉजी अनप्लग्ड। कोई फाइनल थॉट आप देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा हमारे दर्शकों को कि रोबोटिक सर्जरी अब कुछ नया नहीं है, एंड इट इज अ ग्रेट बून फॉर नॉट जस्ट यूरोलॉजी, बाकी भी ब्रांचेस जैसे आपके गायनी हो गए, जीआई सर्जरी हो गई, जो भी ऑन्को सर्जरी हो गई, सारे ब्रांचेस में इसकी स्टार्ट हो चुका है, और पेशेंट जो भी अफोर्ड कर सकते हैं दे शुड ऑप्ट फॉर रोबोटिक सर्जरी। एंड अगर आप प्रॉब्लम में है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए और उसका जल्द से ट्रीटमेंट कराइए। चीज़ों को डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। तो टाइम से ट्रीटमेंट होना चाहिए। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है अपने न्यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इस टाइम से इलाज कराइए। यानी कि टाइमली जैसे ही आपको प्रॉब्लम का पता चले अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें और ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दें। बिल्कुल, थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड आप सभी के लिए इंफॉर्मेटिव होगा। साथ ही साथ आप सभी रोबोटिक सर्जरी से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझ पाए होंगे। यूरोलॉजी से संबंधित और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए बने रहें हमारे साथ यूरोलॉजी अनप्लग्ड पर।